एक ऐसा राजनेता जो सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए बताए जा रहे विधेयक के विरोध में लेजिस्लेटिव काउंसिल से वॉकआउट कर गया और वो ऐसा करने वाला पहला भारतीय था। एक ऐसा नेता जिसके बजट भाषणों को पढ़ने के लिए अखबारों के दफ्तरों के बाहर कतारें लगती थीं। एक ऐसा राजनेता जिसे इस देश की तकदीर तय करने वाले गांधी और जिन्ना दोनों ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के अध्यक्ष और उदारवादी धड़े के नेता गोपाल कृष्ण गोखले की, जिनकी पैदाइश का दिन है 9 मई 1866। पहला वाकया, मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव बरतानिया हुकूमत ने पेश किया जिसमें कहा गया कि किसानों से भूमि स्वामित्व के अधिकार छीन लेने चाहिए। इसके विरोध में गोखले के राजनीतिक गुरु फिरोज शाह मेहता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक भारतीय किसान के जीवन में है ही क्या, कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ सूखे फूल और कुछ चांदी के गहने, साथ में 5 सुपारी, जिनके सहारे वो अनथक श्रम के बीच जिंदगी के त्योहार मनाते रहते हैं। और इसके बाद गोखले ने अपने गुरु को सलाह दी कि यदि सरकार बहुमत के दम पर इस विधेयक को पारित करने पर अड़ी रही तो हमें विधानसभा से वॉकआउट कर देना चाहिए। ये इतनी सनसनीखेज चीज थी कि उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया के इंग्लिश एडिटर ने कहा था, इन सदस्यों से इस गुस्ताखी के लिए इस्तीफा ले लेना चाहिए। दूसरा वाकया, जब उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1 साल बाद एडवर्ड लॉ ने 7 करोड़ रुपए की बचत का बजट पेश किया। हर तरफ वाहवाही हो रही थी, लेकिन गोखले खड़े हुए। उन्होंने आंकड़ों के दम पर यह सिद्ध किया कि सरकार की ये वाहवाही झूठी है और इसका इस देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। गोखले ने बाकायदा ये बताया कि किस तरह से अकाल के वक्त भी लगातार लगान की दरें बढ़ाई गईं और इसके दम पर सरकार ने अपने राजस्व में इजाफा दिखाया। ये होना था और उसके बाद गोखले की राजनीतिक प्रसिद्धि को दिन दूना रात चौगुना बढ़ना था। रोमांटिक्स के कवि बायरन की तरह वो भी कह सकते थे कि एक सुबह मैं उठा और मशहूर हो गया, क्योंकि सुबहें मुंबई में अब कुछ ऐसी होती थी कि लोग गोखले का बजट भाषण पढ़ने के लिए अखबारों के दफ्तरों के बाहर कतार लगाकर खड़े होते थे। दरअसल गोखले ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक ओपन यूनिवर्सिटी में बदल दिया था, जहां पर वो जब जब बोलने के लिए खड़े होते थे वो एक मौका होता था भारतीय अर्थशास्त्र को लोगों के नजरिए से परखने का, न कि ब्रिटिश हुकूमत के आंकड़ों के जंजाल में फंसने का। तीसरे वाकये से पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा इस उदारवादी कांग्रेस नेता के खौफ का किस्सा, जो उस वक्त के वायसराय के ज़हन में तारी था। इस वायसराय का नाम था लॉर्ड मिंटो। 1910 में उन्होंने कार्लाइल नाम के एक शख्स को वित्त सचिव बनाने के लिए मांग रखी और कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से पता चला है कि इस बरस गोखले अपने मशहूर बजट भाषण के दौरान पूरी ब्रिटिश सरकार की रेवेन्यू नीति की आलोचना करने वाले हैं। ये खौफ कुछ ऐसा था कि एडवर्ड लॉ ने बाकायदा काउंसिल में खड़े होकर यह ऐलान किया कि अध्यक्ष महोदय, जब गोखले इस सदन में अपनी मेज से खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हजारों वर्षों के अभ्यास के बाद एक मातम मनाने वाला अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। वो इस तरीके का कारुणिक रुदन करते हैं जिससे ये लगता है कि ये न्यायप्रिय सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। ऐसा था गोखले का खौफ, बिना किसी हास परिहास और कठोर भाषा का इस्तेमाल किए। और अब बात तीसरे वाकये की। साल 1912 एक भारतीय बैरिस्टर के न्योते पर गोखले अफ्रीका गए और जब वो बैरिस्टर भारत लौटा तो सबसे पहले गोखले से मिला। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, जिन्हें गोखले ने अपना राजनीतिक शिष्य माना और एक ही सलाह दी, यदि इस महादेश की राजनीति करना चाहते हो, यहाँ के लोगों को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले ट्रेन के 3रे दर्जे में बैठकर पूरा देश घूमो और मुश्किलों को अपनी आँखों से जानो समझो। कोई किताब, कोई थ्योरी, कोई अखबार और कोई नेता तुम्हें इससे बेहतर ढंग से भारत के बारे में नहीं बता सकता है। ऐसा नहीं है कि गोखले सिर्फ गांधी को ही प्रिय थे। उस वक्त के एक दूसरे बड़े कांग्रेसी नेता मोहम्मद अली जिन्ना भी गोखले से इतने प्रभावित थे कि एक तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि यदि मैं मुस्लिम गोखले बन सका तो मेरा जीवन सफल होगा। तारीफ दोनों तरफ से थी। गोखले भी मानते थे कि ये कमाल का बैरिस्टर इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा पैरोकार है। और आखिर में मुझे याद आता है गोखले की मौत का वाकया, जब उनके धुरंधर राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनके कॉलेज के दिनों के साथी तिलक ने
तमाम राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए उनकी चिता पर कहा, ये भारत का रत्न यहाँ सो रहा है, देशवासियों इसका अनुकरण करिए। या फिर गांधी की वो मशहूर बात, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि कैसे थे गोखले, तो उनका जवाब था क्रिस्टल की तरह साफ, इतने नरम दिल जैसे भेड़ का एक बच्चा, इतने साहसी जैसे शेर, और आज के राजनीतिक हालात में सबसे आदर्श पुरुष। गोखले को क्यों याद करना चाहिए आज इतने बरस बाद भी? इसलिए क्योंकि गोखले और उनका दौर हमें ये बताता है कि वैचारिक या राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन अगर नीयत देश को दुरुस्तगी की राह पर ले जाने की हो तो मतभेद दुश्मनी में नहीं बदलने चाहिए।